तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 जुलाई 2022। तो आज की दिन भर की टॉप न्यूज लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव का दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में इलाज जारी है। राजद प्रमुख लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में लेटेस्ट जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव एम्स के कोरोनरी केयर यूनिट में भर्ती है। कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी व आर्थोपेडिक्स विभाग के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। दाएं कंधे के साथ ही उनके पेल्विक व फीमर जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर और पसली में भी चोट है। उन्हें बुखार भी है। डॉक्टर बोले 2-3 दिन में तबीयत में सुधार की उम्मीद, जल्द अपने पैरों पर चल भी सकेंगे लालू यादव। बुधवार को जब वो एम्स में लाए गए थे तब उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। अभी वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं, बीपी व पल्स रेट सामान्य बताया जा रहा है। दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह के बयान को लेकर पार्टी में ही नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा था कि मैं अपनी परिश्रम और मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं। इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ता के रूप में उनकी क्या उपलब्धि है बताइए। आरसीपी सिंह का राजनीति में क्या परिश्रम है, कौन सी पार्टी में उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। अशोक चौधरी ने कहा कि बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि हमने परिश्रम किया, लेकिन नीतीश जी की कृपा से पद और प्रतिष्ठा उन्हें मिले। पार्टी में ऐसा कौन है जिनके कार्यक्रम में 10,000 लोग जुट जाएंगे। ऐसे सिर्फ एक ही नेता है, नीतीश कुमार। कोई कहे कि हमने अपनी मेहनत से किया है, किसी का कोई योगदान नहीं है। ऐसा बयान हास्यास्पद है। साथ ही अशोक चौधरी ने आरसीपी सिंह से यहां तक पूछ डाला कि कौन सी पार्टी में कार्यकर्ता थे। दोस्तों राजधानी पटना में बच्चों को निशाना बनाने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। 20 दिनों से लापता मासूम लाडो को स्थानीय लोगों की मदद से पटना पुलिस ने बरामद कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार मासूम लाडो को बच्चा चोर गिरोह ने अपना शिकार बनाया था। दरअसल पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के लालजी टोला स्थित किराए के मकान में मासूम लाडो बरामद हुई है। चौंकाने वाली बात है कि इस घनी आबादी वाले इलाके में देह व्यापार के धंधे के साथ साथ बच्चों का अपहरण और चोरी कर रखा जाता था, जिसका खुलासा हुआ है। परिभौर थाना क्षेत्र से लापता लाडो बीते 20 दिन पहले लापता हुई थी, जिसको लेकर पुलिस को, परिजनों और स्थानीय लोगों को काफी आक्रोश का सामना करना पड़ा था। वहीं शनिवार को स्थानीय लोगों की मदद से 3 साल की मासूम लाडो को बरामद किया गया। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने इस मामले में कुल 6 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से एक सरगना महिला के अलावा 3 अन्य महिला और 2 पुरुष शामिल है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही बारिश में होने वाले जल जमाव से राहत मिलने वाली है। पटना नगर निगम ने जल जमाव की समस्या को देखते हुए 182 किलोमीटर लंबा ड्रेनेज सिस्टम बनाने का फैसला किया है। इसके निर्माण में दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ में लोगों को जल जमाव से निजात मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इस साल मानसून के बाद से शुरू कर दिया जाएगा। अक्टूबर 2023 तक ये योजना पूरी होने की संभावना है। 182 किलोमीटर लंबे ड्रेनेज नेटवर्क के लिए क्षेत्रों को 9 हिस्सों में बांटा गया है। इसके तहत पूरे क्षेत्र में 103 नाले बनाए जाएंगे। पटना में पहले से मौजूद ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता बढ़ाए जाने की बात भी कही गई है। 1 साल में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के लखीसराय में एक अजीबोगरीब प्रेम संग का मामला सामने आया है। प्रेमी प्रेमिका रोज मिलते थे, इसकी चर्चा पूरे इलाके में होती थी। 3 दिन पहले प्रेमिका अपने माता पिता के सामने ही अपने प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर चली गई। माता पिता ने अपनी बेटी को समझाया कि मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानी। बोली वर्षों से दोनों प्यार करते हैं, अब साथ साथ रहेंगे। लेकिन प्रेमी के घर 3 दिन रहने के बाद ही प्रेमिका के होश ठंडे हो गए। 3 दिनों में ही प्रेमी ने प्रेमिका को घर से भगा दिया। जानकारी के अनुसार पिपरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रामचंद्रपुर गोलापर गांव में 3 दिनों तक घर में रहने के बाद प्रेमी के घर वालों ने किशोरी को घर से निकाल दिया। अब माता पिता भी किशोरी को रखने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। किशोरी अपने प्रेमी एवं माता पिता के घर के बीच सड़क के किनारे बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने को विवश है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि तमाम तरह की आशंकाओं के बीच अब अग्निवीरों को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय से जुड़े जिलों में बहाली की संभावित तिथि 21 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच बताई जा रही है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जोनवार इसकी संभावित तिथि जारी की गई है। बाद में इसके लिए विस्तार से जानकारी जारी की जाएगी। जहां तक मुजफ्फरपुर ARO का सवाल है तो इससे मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण व पश्चिमी चंपारण जुड़े हैं। इन जिलों के अभ्यर्थियों को यहां पर आयोजित बहाली में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसकी जानकारी मिलने के बाद से ही युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत से अभ्यर्थी पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, कुछ ने इसकी तैयारी अब शुरू भी कर दी है। जहां तक उम्र का प्रश्न है तो इस बार के लिए 17.5 वर्ष से 23 वर्ष निर्धारित है। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही मुफ्त राशन धारकों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब इन धारकों को राज्य सरकार मुफ्त इलाज से जोड़ेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी की है और अब एक अभियान के जरिए इन लोगों को मुफ्त इलाज से जोड़ा जाएगा। दरअसल राज्य में सिर्फ 18% अंत्योदय लाभार्थियों के पास ही आयुष्मान कार्ड है, जबकि राज्य में करीब 41 लाख अंत्योदय राशन कार्ड धारक है, जिसके बाद सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को जोड़ने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि राज्य में आयुष्मान योजना के सबसे ज्यादा पात्र हैं। वहीं राज्य में यूपी के अंत्योदय के लाभार्थियों में से केवल 18% के आयुष्मान कार्ड बने हैं, जबकि राज्य में इनकी संख्या 41 लाख है। राज्य में सभी अंत्योदय कार्ड धारक लिंक्ड है और इसमें धोखाधड़ी की संभावना भी नगण्य है। लिहाजा अब राज्य सरकार इन लोगों को आयुष्मान का लाभ देने के लिए प्रदेश में अंत्योदय आयुष्मान अभियान शुरू करने जा रही है और इसमें राशन कार्ड धारकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि राजस्थान समेत देश भर को दहला देने वाली कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला अभी भी जारी है। प्रदेश के कुछ कस्बों में इस घटना के विरोध में आज भी बंद है। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू की गई है। राजनेताओं का पीड़ित परिवार से मिलना जुलना जारी है, लेकिन इस बीच अब कन्हैयालाल के परिवार को लेकर सबसे बड़ी खबर आई है। दरअसल परिवार को इतनी मदद मिली है जितनी मदद राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक नहीं कर सके। इस परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं और राजमंद जिले के पुलिसकर्मी ईश्वर सिंह को भी 25 लाख रुपए दिए गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि सीमेंट, सरिया व गिट्टी के गिरावट से मकान बनाना थोड़ा आसान हुआ। जनवरी से सरिया के रेट में उछाल शुरू हुआ तो 2 गुना तक पहुंच गया था। गर्मी सीजन में बेतहाशा महंगाई को देखते हुए लोगों ने घरों का निर्माण कार्य रोक दिया था, लेकिन आखिरी मार्च और अप्रैल माह से सरिया के दाम में गिरावट शुरू हो गए थे, जो मई तक काफी कम हो गए। लेकिन इसके बाद एक बारिश का मौका शुरू होते ही एक बार फिर सरिया के दाम बढ़ने लगे हैं। आगामी समय में सरिया के दाम बढ़ेंगे या फिर गिरावट आएगी, इस मामले में व्यापारी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आम का मौसम है और हर कोई आम खाना पसंद करता है। फलों का राजा आम कहे जाने वाले आम की एक से बढ़कर एक किस्म बाजार में उपलब्ध है, लेकिन आम की मिठास की वजह से शुगर के मरीजों के लिए इस फल को खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब बिहार के एक किसान की बदौलत शुगर के मरीज भी आम का लुत्फ उठा पाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मसूरी प्रखंड में किसान राम किशोर सिंह के बगीचे में शुगर फ्री आम उगते हैं। हालांकि दिखने में ये कहीं से आम नहीं लगता, लेकिन ये फलों के राजा आम की एक प्रजाति है जिसे अमेरिका ब्यूटी कहा जाता है। यूं तो मुजफ्फरपुर अपनी लीची के लिए देश दुनिया में खूब मशहूर है, लेकिन इन दिनों मुजफ्फरपुर की चर्चा लीची के साथ साथ यहां उगने वाले शुगर फ्री आम की वजह से भी खूब हो रही है। फलों का राजा कहे जाने वाला आम की एक से बढ़कर एक किस्म बाजार में उपलब्ध है, लेकिन अब बिहार के एक किस्म की बदौलत शुगर के मरीज भी अब आम का लुत्फ उठा पाएंगे। क्या आपको भी इस आम का लुत्फ उठाना है? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।